वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर। आज के जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ इसमें आपको क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट डायग्राम से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाली है, जो कि आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर हम बात करें इंपोर्टेंट डायग्राम फॉर बोर्ड एग्जाम कौन से भाई, बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें तो 10th के बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं अभी। जनवरी तो चल ही रहा है, आपकी जो डेट शीट है वो आ चुकी है, तो यानी 2023 के जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये 2023 के एग्जाम में तो आए मतलब एक तरीके से एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, पर ये आज से पहले जितने भी एग्जाम हुए सभी में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इसलिए उन्हीं से रिलेटेड मैं आपके लिए ये वीडियो दे रहा हूं मैं आपको। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जैसे इसमें सबसे पहले अगर हमने एक डायग्राम जो बनाया गया है इसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम हो जाता है। इसके बारे में आपको बेसिक डिटेल्स आपको सारी पढ़ लेनी है। जैसे इसमें एलोविलाई के बारे में बताया गया है, ब्रोंचियल के बारे में, ब्रोंचियोल्स के बारे में, एविल और डायफ्राम के बारे में भी बताया गया है, और इसके तरीके से नेसल पैसेज, माउथ कैविटी, एवरीथिंग, जितनी भी लेवलिंग आपके लिए इसमें लिखी गई है ये सारी की सारी लेवलिंग आप अच्छे से अपने एग्जाम में जरूर लिख कर आए। क्योंकि देखो हम जो डायग्राम बनाएंगे वहाँ पे ड्राइंग नहीं बनानी है आपको, एक प्रॉपर वे में इस तरीके से आप डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, ये तो आप भी जानते हैं। बस आपको क्या करना है, इसमें अच्छे से इनकी लेवलिंग को याद कर ले, जो बेसिक बेसिक है वो तो जरूर याद कर ले, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, जिससे कि आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट ना हो। तो स्टूडेंट आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन भी जरूर करना है। ये तो है नहीं कि भाई हमने डायग्राम बना दिया हमें मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, डायग्राम तो बनाना ही है, साथ ही साथ उसके बारे में उसकी नॉलेज भी होना काफी मैंडेटरी हमारे लिए हो जाता है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, द प्रोसेस ऑफ द साइकोलॉजिकल रेस्पिरेशन इंक्लूड द टू मेजर पार्ट, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में हमें बताना है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल की अगर हम बात करें तो वी हैव एक्सटर्नल रेस्पिरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हमें यहाँ पे क्या बोला गया है स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ब्रीथिंग भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप ना छोटी छोटी की टर्म को रिवाइज करें। अब जो है ना बोर्ड का एग्जाम का पैटर्न पूरी तरीके से बदल चुका है, मतलब आप किसी भी चीज को पूरा डिटेल में नहीं, मतलब डिटेल में जैसे हम पढ़ते थे ना कभी पहले जैसे पढ़ा करते थे, उसमें क्या होता था 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या फिर 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब क्या है ना बहुत छोटी छोटी चीजें आप लोगों से पूछी जा रही है, मतलब 3 नंबर 5 नंबर के तो लास्ट के सेक्शन में आपसे हालांकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर उसके पहले जो है ना उसका जो उससे पहले जितने भी सेक्शन है ABC, तो उन तीनों सेक्शन में आपसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, तो वो यहीं से निकलते हैं क्वेश्चन इस तरीके से कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज, आप क्या बताएंगे। अगर आपने पढ़ा होगा हाँ भाई ब्रीथिंग बोलते हैं, तो ठीक है ब्रीथिंग इसका सही आंसर हो जाता है। तो ब्रीथिंग के साथ आप जा सकते हैं। इन्वॉल्व बोथ ब्रिंगिंग इनटू द लंग्स, इनहेलेशन बोलते हैं, जब अंदर लेते हैं तो इनहेलेशन बोलते हैं, जब बाहर करते हैं तो उसे एक्सहेलेशन बोलते हैं। ये आपने छोटी छोटी क्लास में भी अच्छे से पढ़ रखी है बातें। तो ड्यूरिंग इंटरनल रेस्पिरेशन व्हाट हैपेंस, ऑक्सीजन एंड द CO2 आर एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एंड द ब्लड वेसल्स। तो जब इस तरीके का प्रोसेस होता है इंटरनल रेस्पिरेशन का, तो इसमें क्या होता है ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होती है सेल्स के और ब्लड वेसल्स के बीच में। अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशंस बिगिन एट द नोज, ये आप लोग जानते हैं नोज से या फिर माउथ से, वेयर द ऑक्सीजनेटेड एयर इज ब्रॉट बिफोर द मूविंग डाउन द pharynx, larynx एंड द ट्रेकिया। तो द ट्रेकिया branches into two bronchi each leading into the lungs। ये वाली बात भी आपको अच्छे से समझ में आती होगी। each branches divide into the small bronchi and again into the even small tubes, मतलब छोटी छोटी ट्यूब्स में फर्दर स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड होते रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं ब्रोंचियोल्स बोलते हैं। ये वाली बात भी आपको समझ में आती होगी। एट द एंड ऑफ द ब्रोंचियोल्स आर एयर सैक कॉल्ड एलोविलाई, जो लास्ट में बने रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं एलोविलाई। इसको डायग्राम में आपको दिखाऊंगा मैं। एंड दिस इज वेयर द गैसेस एक्सचेंज, मतलब ये ऐसी प्लेस होती है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब ये वाली चीजें आपको देखनी है। ये एलोविलाई आपको बताई गई है, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंचियल सही है, इसका हमने डिटेल डायग्राम यहाँ पे अंदर का यहाँ पे बना के दिखाया गया है। ये वाली बात आपको अच्छे से क्लियर हो जा रही होगी, डाउट जो आपका डाउट होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, देखो डिटेल में आप जरूर लिखे, पर आपको क्या करना है उसमें इतना भी ज्यादा एलोबरेट नहीं कर देना है कि पूरा पेज ही भर दिया है, ठीक है। आप क्वेश्चन को थोड़ा छोटा लिखे,
एग्जाम ओरिएंटेड लिखे। और एग्जाम ओरिएंटेड बच्चों आप तभी लिख पाएंगे जब आप उसको एक अच्छी तरीके से पढ़ें। इस बार जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, इसका यानी नेक्स्ट डायग्राम जो आता है वो आता है ह्यूमन हार्ट का। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम आप सभी के लिए है और ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, और इस बार भी इसके काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं अपने आप में। तो काफी अच्छी लेवलिंग और काफी अच्छा तरीके से बनाया गया है हैंड प्रिंट डायग्राम। तो इसी तरीके से आप जो है अपनी अपनी कॉपी में इस तरीके से डायग्राम बनाएं और उनकी अच्छे से लेबलिंग को जरूर लिखें। ये बात आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। अगर हम बात करें इसके बारे में कि क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा कि हर्ट को एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ द नीट स्केच, यानी डायग्राम के साथ आप इसको एक्सप्लेन करना है, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। अगर हम बात करते हैं हर्ट के बारे में, तो हर्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्या बताया गया है इसमें, सबसे पहले ये मस्कुलर ऑर्गन है। इसका जो हर्ट का साइज होता है वो एक हाथ की मुट्ठी जितना होता है, ये वाली बात आपको बताई गई है। ये इट इज लोकेटेड बिहाइंड द लेफ्ट ऑफ द ब्रेस्ट बोन, यहाँ पे इसकी लोकेशन बताई गई है। इट इज कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल, इट पंप्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से ब्लड को पंप करना है और उसको बॉडी पार्ट में पंप करके भेजना है, और फिर क्या करना है, रिसीव भी करना है फ्रॉम द बॉडी पार्ट, मतलब ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में ट्रांसफर करना है और उसको वापस भी लेना है, जिससे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर भी बनाया जा सके। ये कहीं ना कहीं सारे के सारे काम ह्यूमन जो हार्ट होता है इसी के ही होते हैं। तो ब्लड वेसल जो होते हैं, ये ब्लड वेसल्स की अगर मैं बात करूं, ये आर्टरीज और विंस के बारे में आपको बताया गया है, आर्टरीज और विंस। तो आर्टरीज और विंस होती क्या है, जैसे कि ये ब्लड की अगर मैं बात करूं, ये क्या करेगी, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट। देखो हार्ट से ही सारा ब्लड कैरी होता है, ये बात बिल्कुल कंफर्म है, टू द बॉडी पार्ट्स। तो ये दो तरीके से बताई गई है। एक पल्मोनरी आर्टरी होती है। सबसे पहले पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, इम्प्योर ब्लड। किसकी बात करते हैं हम यहाँ पे, इम्प्योर ब्लड की बात करते हैं। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द लंग्स, यानी हार्ट से कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा। भाई लंग्स का क्या काम है, लंग्स हवा को लेंगे और हवा को बाहर निकालेंगे, यानी इनहलेशन और एक्सलेशन का काम करेंगे। तो जितनी बार तुम सांस लोगे उतनी बार हमारा जो ब्लड है वो पंप होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें ओराटा की, तो इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और जो विंस होती है, अगर मैं बात बताऊं आपको विंस की, तो यहाँ पे देखो विंस के बारे में आपको बताया गया है, विंस कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू द हार्ट। तो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एक पल्मोनरी विंस होती है, तो इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये प्योर ब्लड की जो होती है, ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द ब्लड हार्ट। मतलब यू हैव, मतलब आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, उसी को डिटेल स्टडी में इस तरीके से आपको एग्जाम में किस तरीके से अटेंड करना है, तो ये सारा का सारा डेटा इसमें बताया गया है। आगे बात समझ में। तो उसी के बाद वेना केवा की बात करते हैं। वेना केवा का मतलब इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। अगर हार्ट के पास अगर हम बात करें कि भाई इम्प्योर ब्लड आता है, तो वो वेना कावा के थ्रू आता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करते हैं हार्ट कंसिस्ट ऑफ, हार्ट क्या क्या, तो एट्रियम वेंट्रिकल, दो चीजें ये कंसिस्ट करता है, ठीक है भाई। तो इट रिसीव ब्लड, अगर एट्रियम की बात करते हैं, तो इट रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ द टू टाइप्स, यानी राइट एट्रियम और एक लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट और एक लेफ्ट। और वेंट्रिकल की बात करें, तो इट ट्रांसपोर्ट द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ द टू टाइप्स, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो बच्चों, इसी तरीके से आप अपने अपने एग्जाम में इसको लिख के आएंगे, तो आपके जो मार्क्स होंगे उसमें प्रोबेबिलिटी होती है। आप पैराग्राफ फॉर्म में कोई भी आंसर नहीं लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसको पूरे पैराग्राफ के फॉर्म में लिखेंगे, तो आपके जो है सिंगल टाइम, एक एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं तो वो सिंगल टाइम आपकी कॉपी देखेंगे, मतलब एक बार देखेंगे, हाँ भाई चलो 5 नंबर का है 4 नंबर दे दो, मतलब वो अगर आप पॉइंट में डिवाइड कर देते हैं तो आपके मार्क्स जो है एक बारी को इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर आपके पॉइंट वाइज यानी स्टेप मार्किंग के मार्क्स देंगे। तो ये बात आपको समझ में आती होगी। अगर हम बात करते हैं, इसमें कुछ छोटा सा नोट पॉइंट इसमें बताया गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है।
इसमें बोला गया है जो हार्ट भाई रेस्पॉन्सिबल होता है, ये पंपिंग ऑफ ब्लड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। पंपिंग मतलब भाई साइकिल में हवा पंप वाली बात नहीं कर रहे हैं, ब्लड को जो विंस में जो ट्रांसफर होगा उसकी पंपिंग की बात कर रहे हैं। तो द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्लड transport the oxygen to the tissue, oxygen to the tissue of the body. It also provide nutrient to the body. न्यूट्राइंट्स मतलब भाई खा लिया, खाने के बाद उसको हजम कर लिया, भाई खाने में से भी तो न्यूट्राइंट्स निकलते हैं हमारी बॉडी में। कैसे जाते हैं वो? ब्लड के थ्रू जाते हैं। किसके थ्रू जाते हैं? ब्लड के थ्रू जाते हैं। तो ये कौन काम कर रहा है? ये हार्ट का ही काम होता है कहीं ना कहीं सप्लाई का। इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उसी के बाद भाई न्यूट्रिएंट्स तो इसने सप्लाई करने का काम किया ही है, साथ ही साथ इट एक्सक्रीट CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 समझ में नहीं आता तो कार्बन डाइऑक्साइड बताया गया है फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। तो भाई CO2 को भी बॉडी के अंदर से निकालना है। अगर बॉडी के अंदर CO2 रहेगी तो काम कैसे चलेगा? तो ये सारा का सारा काम कौन करेगा भाई? हार्ट करेगा। हार्ट की मतलब बहुत अच्छी खासी जिम्मेदारी होती है एक इंसान की बॉडी को चलाने में। तो ये पूरी की पूरी बात आपको बताई गई है। तो हार्ट के अलग अलग पार्ट और इसका जो डायग्राम आपको इसमें बताया गया है, उस डायग्राम को बहुत अच्छे से आपने देख भी लिया होगा। मेरी आपसे जो रिक्वेस्ट रहेगी, आप इसको बार बार अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप लोग अपने अपने एग्जाम में इसको बना के आ पाए। मतलब इसको बनाना है और इसके बारे में लिखना है, और कुछ नहीं आपका काम है इसमें। और इसको बनाने में देखो थोड़ी से हाथ का और दिमाग का यूज करना पड़ेगा। बिना देखे बना के प्रैक्टिस करो। बिना देखे जितना बनाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप सोचेंगे कि भाई मैंने तो बुक खोल के बनाया था, बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में, तो ठीक है भाई, सुंदर सुंदर कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप उसको अपने हाथ से बिना देखे नहीं बनाएंगे काम नहीं चलेगा। ये मैंने आपको बता दिया है अभी, नहीं तो फिर एग्जाम में आपको पता लग जाएगा ऑटोमेटिक। तो मेरी बात मान लेना, इसको बार बार बना के जरूर देख लेना भाई। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो डिफरेंट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द डिफरेंट प्लांट, ठीक है ना, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इस प्लांट के अंदर ऑक्सीजन क्या है भाई? एक हार्मोन है। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए जैसे जैसे इसमें रेस्पॉन्सिबल, इसमें गिबरलिन वगैरह एवरीथिंग इसमें बताई गई है। तो ऑक्सीजन फॉर्म्ड इन द एपिकल इसमें लिखा हुआ है मेरिस्टेम। ऑक्सीजन प्रमोट्स सेल एनलार्जमेंट इसमें बताया गया है। तो ऑक्सीजन इनहेबिट्स डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बर्ड। ऑक्सीजन प्रमोट्स सेल डिवीजन। ऑक्सीजन फॉर्म्ड इन द एपिकल मेरिस्टेम। तो ये एवरीथिंग इसमें बताई गई है। यहाँ पे इस तरीके से एरो बने हुए हैं। इसका जो डायग्राम है ये हैंडमेड ही बने हुए हैं। प्रोबेबली हमने इस वीडियो में हैंडमेड डायग्राम लिए हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब एक अच्छा डायग्राम देखते हैं, मतलब एक बहुत अच्छा कंप्यूटर से बड़ा सुंदर भी दिखता है वो डायग्राम, उसे देख के हमें बहुत अच्छा भी लगता है, ठीक है, पर हमें खुद को अच्छा लगता है, पर हमें अपने एग्जाम को कवर करना है। एग्जाम में मैंने इसलिए हैंडमेड डायग्राम इसमें लगाए हैं कि आप एग्जाम में किस लेवल तक का डायग्राम बना सकते हैं और आपके जो है मार्क्स मतलब रिड्यूस भी ना हो, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई इस तरीके से बनाएंगे, और इतनी अच्छे तरीके से आप, मतलब ये शायद राइटिंग आपको थोड़ा सा लग रहा होगा हल्का सा, कोई बात नहीं, पर इसकी जो मैंने पढ़ के बताया उनके अकॉर्डिंग आप इसको लिख लेना। राइटिंग आप इसमें और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, पर डायग्राम को इस लेवल तक का आप बना सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसके बारे में आपको क्या क्या लिखना है एग्जाम में वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। Auxin are the plant growth hormone that control the growing part of the plant, stimulate and the cell elongation, differentiation of the xylem and phloem, development of the apical dominance etc. तो ऑक्सिन इन्फ्लुएंस गिबरलिन। गिबरलिन का क्या काम होता है भाई? ये प्लांट की ग्रोथ के लिए, यानी उसकी प्लांट की जो लेंथ होती है उसको इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे दे इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स, thus spacing the branch point. ऑक्सिन कंट्रोल द सीडलिंग ओरिएंटेशन। सीडलिंग ओरिएंटेशन इसमें बताया गया है, और ये हमेशा लाइट से दूर भागने की कोशिश करता है एंड डाउनवर्ड जाता है। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी का मतलब आप बड़े खुश हो जाते हैं ग्रेविटी का नाम सुन के, क्योंकि ग्रेविटी तुमने पढ़ा है। तो इन एरियाज वेयर ऑक्सीजन इज हाईली कंसंट्रेटेड तो सेल ग्रोथ इज मोर। अगर हम बात करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, वहाँ पे जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो कैसी होगी? बहुत ज्यादा होगी। मतलब सेल की जो ग्रोथ होगी वो मोर होगी, और सेल अगर ज्यादा बढ़ेगा तो प्लांट की लेंथ भी बढ़ेगी और उसकी साइज, थिकनेस, एवरीथिंग विल इंक्रीज। तो ये इसमें बताने की कोशिश करी गई है।
ऑक्सिन व्हेन अप्लाइड आल्सो स्टिमुलेट रूट ब्रांचिंग एंड इनिशिएट रूट एट द कट स्टेम। तो ऑक्सिन जब अप्लाइड करता है तो आल्सो स्टिमुलेट रूट ब्रांचिंग उसमें हो जाती है बाय इनिशिएटिंग रूट्स एट द कट स्टेम। तो ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसी के बाद आपको इसमें बताया गया है नेक्स्ट डायग्राम के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। तो देखो ये एक सिंपल सा डायग्राम इसमें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का बताया गया है। इसमें डेंड्राइट वगैरह आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, भले ही आप क्लास 10th में आ गए हो, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन आपको इसमें बता रखा है। तो इसमें डेंड्राइट और न्यूक्लियस और एक्सॉन और सेल बॉडी, ठीक है। तो न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, किसकी, न्यूरॉन की। तो इसमें सचवान सेल के बारे में बताया और एक इसकी नर्व एंडिंग के बारे में आपको बता रखा है। ये इसका न्यूक्लियस इसमें इस तरीके से इसमें मेंशन करी गई है, इसकी लेबलिंग इस तरीके से आप अपने इसको एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों इसमें इसकी एनाटॉमी की, अगर आपसे पूछ लिया गया कि एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ न्यूरॉन, तो एनाटॉमी, भाई एनाटॉमी क्या हो गया, आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में। तो एनाटॉमी क्या है यहाँ पे, मतलब इसके बारे में बताना है, इसके बारे में जो जैसे बोलते हैं ना एक्सप्लेन कर दो, इन द सेम वे एनाटॉमी भी इसी को ही बोला गया है यहाँ पे। तो एनाटॉमी में क्या करना है, न्यूरॉन्स, अगर हम इसके बारे में छोटी छोटी सी बात मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, तो न्यूरॉन्स लाइक अदर सेल्स हैव सेल बॉडी, जैसे क्या बोलते हैं, सोमा बोलते हैं, सोमा, याद रखेंगे सोमा। तो द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन इज फाउंड इन द सोमा। तो सोमा में ही क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो न्यूरॉन्स नीड टू प्रोड्यूस अ lot of protein and most neuronal protein are the synthesized in the soma as well। मतलब यही सारी चीजें इसकी सिंथेसाइज होती है। ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ से। अगर वेरियस प्रोसेसेस, अगर हम बात करें वेरियस प्रोसेसेस, जैसे इसमें अपेंडिजेस के बारे में बताया गया है, अपेंडिजेस और प्रोस्टेरियसेंस के बारे में आपको बताया। अपेंडिजेस का मतलब यहाँ पे जैसे हम एक लाइट का बटन ऑन करते हैं तो सिग्नल चले जाते हैं, मतलब वो लाइट ऑन हो जाती है एक स्विच के ऑन करने से। तो इन द सेम वे यहाँ पे अपेंडिजेस का मतलब जो होता है एक सिग्नल ट्रांसफरिंग मीनिंग है इसका यहाँ पे। तो वेरियस प्रोसेस मतलब जैसे सिग्नल का ट्रांसफर होना, एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी। तो these include many sorts branching processes known as dendrites and separate process that is typically longer, that dendrite is also known as axon उसको बोला गया है। तो होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। अगर हम बात करते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से देखना, रोल ऑफ ऑक्सिन इन शोइंग फोटोट्रोपिज्म, किसके बारे में बताया गया है, फोटोट्रोपिज्म। तो इसमें आपको ये एक सन दिख रहा है, यहाँ पे लाइट आ रही है, तो जो इधर की जो साइड होगी ये थोड़ा फास्टर ग्रोथ करेगी और स्टेम बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट, तो ये इधर की तरफ झुक गई है और दिस साइड ग्रो स्लोली। तो इसमें इसकी साइड जो है प्लांट की थोड़ा सा नीचे स्टेम है वैसे, तो ये थोड़ा झुक गई है, मतलब इसकी ग्रोथ जो है स्लोली हो रही है, मतलब बहुत धीरे धीरे। तो इसके बारे में आप कैसे लिखेंगे, हाउ डज ऑक्सिन प्रोमोट फोटोट्रोपिज्म, क्वेश्चन ही यही पूछा जाएगा। आपको एग्जाम में कितना लिखना है थोड़ा ध्यान से समझना। तो ऑक्सिन इज द हार्मोन व्हिच यूजुअली सिंथेसाइज्ड इन द यंग टिप ऑफ द रूट एंड द शूट। यंग टिप मतलब जैसे प्लांट ग्रोथ करता है सीड से, तो वहां से आपके स्टार्ट करना है, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ये। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट इट डिफ्यूजेस टुवर्ड द शेडी साइड ऑफ द शूट व्हिच स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर रिजल्टिंग इन द बेंडिंग ऑफ द शूट टुवर्ड द लाइट। जैसे कि इसमें मैंने आपको डायग्राम में दिखाया भी था, ये इस तरीके से बेंड हो रहा है, तो इसका ये कारण है। तो आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। डज ऑक्सिन प्रमोट फोटोट्रोपिज्म, तो फोटोट्रोपिज्म को ऑक्सिन क्या करता है, प्रमोट करता है, ये वाली बात क्लियर है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वाले डायग्राम पे चलते हैं, तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में आपको बताया गया है। इसमें यूरेटर आपको बता रखा है, सेमिनल वेसिकल्स आपको बता रखा है, वास डिफरेंस यानी स्पर्म डक्ट आपको बता रखा है बच्चों। इसमें टेस्टिस यानी स्कोर्टम के बारे में, यूरेथ्रा, पेनिस इसमें बताया गया है, ठीक है। ये एवरीथिंग ब्लैडर्स के बारे में आपको बताया गया है। तो इनकी जितनी भी लेबलिंग है, कैसे आपको एग्जाम में बनाना है डायग्राम, ये इसका लेबलिंग आपको बताया गया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने एग्जाम में बना सकते हैं, और इतनी लेबलिंग अगर आप अपने एग्जाम में कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको यानी मार्क्स मिल जाएंगे। तो बड़े ध्यान से आप इसको देख भी लिया होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में आप और भी इसको लेंदी लिख सकते हैं थोड़ा सा, वैसे मैंने इतने पॉइंट नहीं लिए, पर इसके आपको डायग्राम तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है ना, इसका डायग्राम जो है बनाने के लिए तो आ जाएगा, इसका जो डायग्राम है वो तो बनाने के लिए आ जाएगा,
पर आपको ना उसमें ना ऐसे डैश डैश कर देते हैं आज की डेट में, क्या करते हैं ना, इसको डैश डैश कर देते हैं कि इस वाले पार्ट को बताओ क्या है, इस वाले पार्ट को बताओ क्या है, इस वाले पार्ट को बताओ क्या है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है ये वाली बातें, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके से। फ्लावर वाले में तो खैर पूछा ही जाता है, मैं बताऊंगा फ्लावर वाला भी। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मोस्टली लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। कहाँ पे रहता है भाई, बॉडी के आउटसाइड में रहता है, बाहर की तरफ। अगर हम बात करते हैं दीज एक्सटर्नल ऑर्गन इंक्लूड द पेनिस, अगर हम इसके पार्ट की बात करें, पेनिस, स्कोर्टम, टेस्टिकल्स। इंटरनल ऑर्गन्स इंक्लूड, अगर इंटरनल ऑर्गन की बात करते हैं तो वास्ट डिफरेंस, प्रोस्टेट एंड यूरेथ्रा। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एज वेल एज द यूरिनेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। इस तरीके से हम ये कुछ बेसिक पॉइंट, मतलब इंटरनल पार्ट और एक एक्सटर्नल पार्ट जरूर याद करके जाए, और इनके फंक्शन अच्छे से एक बार मेमोराइज करके उनको कॉपी में लिख के बिना देखे जरूर लिख कर देखें, जिससे कि आपको प्लस पॉइंट मिले उस चीज का। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। जब इसमें आगे के लिए प्रोसीड करते हैं तो वी हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें ओवेरी से लगा के आपको ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, और इसमें फनल यानी ओविडक्ट इसमें बताया गया है, और इसमें यूटेरस, और इसमें यहाँ पे बता रखा है आपको, और कैर्विक्स आपको बता रखा है, और वेजाइना के बारे में भी आपको बता रखा है। तो इस तरीके से आप इसका डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं। कोई कलर वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में। सोचते हैं कि कलर करेंगे ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप क्या करें, उसको लेबलिंग करिए, लेबलिंग करें और बिना देखे अच्छे से नीट फॉर्म में बनाएं, बस आपका यही काम है। और उसके फंक्शन अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। पेन तो चलाना पड़ेगा दिमाग के साथ बच्चों, है ना भाई। तो उसी के बाद अगर हम बात करते हैं इंपोर्टेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, अच्छा खासा इसमें बताया गया है। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टू प्रोड्यूस द फीमेल एग सेल which are essential for the reproduction के लिए responsible होता है। These are called as the ova or oocytes के बारे में बताया। It is important to know that the entire system is designed for transporting the ova to the exact fertilization site, भी इसी को बोला गया है। Further, the fertilization process of an egg after the interaction with sperm usually happen with the इन द फैलोपियन ट्यूब में ये सारे के सारे फंक्शन क्रिएट होते हैं। इसमें सब चीजें बताई गई है, आप इसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें भी बता रखा है द लेटर फेज ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग इज एसोसिएटेड विद गेटिंग रूटेड इनटू द यूटेरस वॉल। दिस इज काउंटेड द बिगिनिंग ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी। इन केस ऑफ द फर्टिलाइजेशन और द इम्प्लीमेंटेशन डजंट अकर, then the system is aimed to menstruate. So moreover, the female reproductive system is responsible for producing female sex hormone which is maintain the reproductive cycle. So everything is clear in this paragraph, तो आप अच्छे से इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। अगर हम बात करें इसमें आगे के लिए, तो इसमें आपको रीजनरेशन इन प्लेनेरिया का काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके लिए होने वाला है, ठीक है भाई। रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, तो ये आपको 3 पीस में काट के दिखाया गया है। इसकी एक स्टेज 1, ऐसे 2 3, मतलब इसको कितने भी पीस में आप काट लेना, इसमें ये बताया गया है कि इसको कहीं से भी आप इसकी कटिंग करें ये ग्रोथ करेगा। इसमें ये वाली बात आपको बताई गई है। अगर हम बात करें इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, हाउ इज दिस प्रोसेस डिफरेंट फ्रॉम द रिप्रोडक्शन। तो देखो क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है कि रिप्रोडक्शन से किस तरीके से डिफरेंट है, ये पूछ लिया गया है। तो बच्चों रीजनरेशन इन प्लेनियरा की बात करते हैं, तो प्लेनियरा हैव एबिलिटी टू गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। अपनी बॉडी से ये क्या करते हैं, न्यू इंडिविजुअल को जन्म दे देते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रीजनरेशन। क्या बोला जाता है इसको, रीजनरेशन। इफ द बॉडी ऑफ द प्लेनेरिया somehow cut or broken up into many pieces, तो each pieces grow into the complete organism। तो उसका हर एक पीस क्या बन जाएगा, एक complete organism बन जाएगा। Regeneration differ from the reproduction in the sense, मतलब ये किस तरीके से डिफरेंस है ये बताने की बात करेंगे। तो रीजनरेशन कैन टेक प्लेस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब रीजनरेशन क्या है, इसके प्लेनेरिया के किसी भी पार्ट से हो सकती है। एग्जांपल, कट द टेल ऑफ द लिजार्ड, जैसे हमने लिजार्ड की टेल को कट कर दिया, यानी उसकी जो पूंछ है उसको काट दिया, तो रीजनरेट हो सकती है, ये बताइए। However, reproduction is the process in which the new organism is formed through the specialized cell called gametes। ये बात आप समझते हो।
And regeneration does not necessarily give rise to the new individual, where reproduction always produce new individual from the parent organism. तो यानी इसमें हमें दो इंडिविजुअल चाहिएंगे और इसमें क्या होगा, कटिंग से ही रीजनरेट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसमें लिख के आ सकते हैं। आगे बात सबको समझ में। अगर हम बात करते हैं आगे के लिए, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में आपको बता रखा है। तो नेफ्रॉन का बच्चों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी क्रिएटिव डायग्राम भी है। थोड़ी लाइनिंग वाइनिंग घुमा घुमा के इसमें दी गई है। आपको जब बनाएंगे तो थोड़ी हवा भी खराब हो सकती है, मतलब देख के तो बना सकते हैं पर बिना देखे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे अगर एग्जाम में आ गया। तो उसके लिए क्या करते हैं भाई, प्रैक्टिस। सिंपल सा क्वेश्चन आंसर रहेगा मेरा प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है। इसी तरीके से आप अपने इसमें हैंडमेड डायग्राम इसका दिया गया है। इसमें ब्रांच भी दे रखी है, ब्राउन कैप्सूल आपको बारे में बता रखा है, ब्रांच ऑफ द रीनल वेन्स, कैपिलरीज, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट भी आपको इसमें बता रखा है। तो काफी ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में बना सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो डिस्क्राइब द फंक्शनिंग, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग ऑफ द नेफ्रॉन के बारे में। अ नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी। भाई किडनी में फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन क्या होगा भाई, है फिल्ट्रेशन क्या होगा, जो भी कुछ इकट्ठा होगा उधर, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ द tubule which is connected with the collecting duct and one cup and one end and a cup shaped structure at the other end. So this filtrate contain glucose, amino acids, urea, uric acid, salt and major amount of water। ठीक है, यानी इन सब चीजों को क्या करते हैं, ये फिल्ट्रेट करने का काम करता है। ये बात समझ में आ जाएगी और ये अच्छे से फंक्शन आप इसके याद कर लेना जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। बच्चों ये बनाने के लिए आएगा नहीं तो इसका डायग्राम खुद बना हुआ आएगा। बोलते हैं ना आपको फ्लावर मिलेगा उधर बना बनाया, मतलब आपको कोई फ्लावर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उधर फ्लावर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा बना बनाया। बस आपसे ये पूछा जाएगा भाई इसकी लेबलिंग कर दो, और लेबलिंग करने के बाद वो खुद बना के देंगे। जैसे यहाँ पे बना देंगे और बोल देंगे इसमें भरो क्या आएगा, ये क्या है, बस यही पूछ लिया जाएगा। इस तरीके से मतलब 4-5 लेबलिंग कोई से भी कहीं पे भी वो एरो बना सकते हैं, कहीं पे भी बना सकते हैं भाई, क्या करें बना देंगे, उनकी मर्जी है। तो इसलिए इसकी लेबलिंग करना बहुत मैंडेटरी है आपके लिए। तो सभी बच्चे जो है इसका डायग्राम अच्छे से बनाना भी सीखें और बने बनाए को खाना, मतलब समझ रहे हो ना। मैंने इसका डायग्राम लगाया, नीचे दिखाऊंगा, आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाला डायग्राम देखो कितना प्यारा डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से। तो इसमें आपको क्या बता रखा है, देखो पोलन, ये एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट यानी ये दीज आर द पार्ट ऑफ द स्टेमन, और कार्पेल के स्टेमन, स्टिग्मस टाइप ओवरी, ऐसे याद कर लेना। ये इसमें 3 पार्ट इसके दिए गए हैं। सेपल्स यहाँ पे है, रिसेप्टकल्स यहाँ पे है और स्टेम इसके नीचे है, ओव्यूल यहाँ पे है। ठीक है, दीज आर द पोलन्स। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया डायग्राम बहुत अच्छे से। अगर वो समझ में नहीं आया ऊपर वाला तो ये भी। अगर हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा, तो इसमें पूछा गया है व्हाट इज फ्लावर। देखो कितनी अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लावर क्या है। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम शोइंग द लेबल स्केच, यानी आपको बताना है एलएस ऑफ अ टाइपिकल फ्लावर। तो अ फ्लावर इज अ सीडेड बियरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब सीड से जो बड़े होते हैं, मतलब जैसे एक सीड से प्लांट बनता है, प्लांट के ऊपर क्या आते हैं, फ्लावर आते हैं, ऐसा समझ सकते हो। कंसिस्टिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव, कंसिस्टिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन एंड द कार्पल। जैसे कि मैं आपको डायग्राम में भी दिखा रहा था, यहाँ पे कार्पल दिया गया है, यहाँ पे आपको स्टेमन दिया गया है। तो ठीक है, तो दीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो दैट आर टाइपिकली सराउंडेड बाय द ब्राइटली कलर्ड कोरोला। किसे बोला जाता है, कोरोला, जिसे हम पेटल्स भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे इसको, पेटल्स भी बोलेंगे, एंड ग्रीन कैलेक्स सेपल्स भी बोलेंगे। तो फ्लावर्स आर द अट्रैक्टिव एंड द अपीयर इन डिफरेंट कलर एंड शेप टू अट्रैक्ट पोलिनेशन who help in the pollen transfer, मतलब पोलन ट्रांसफरिंग में ये काफी ज्यादा मदद करते हैं। तो इसके डायग्राम मैंने आपको बता दिया था, इस तरीके से आप इसके डायग्राम को रेडी कर सकते हैं स्टूडेंट। तो सेपल्स की फंक्शनिंग क्या है, पेटल्स की और स्टेमन्स की, यू नो वेरी वेल, और इनको अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो बच्चों क्या है ना, देखो मैं तुम्हें हर चीज तो इस वीडियो में खैर नहीं बता सकता, और क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी, पर इसमें क्या है ना, मेरा मेन मोटो जो आपको है, डायग्राम को किस तरीके से अरेंज करना है, किस तरीके से मैंने आपको दिखाई उनको कैच करे अच्छे से। अगर आपके पास नोट्स कॉपी है, उस वाली नोट्स कॉपी में से अच्छे से पढ़ के जाए, बस एक बार उनको हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं, इसलिए आपके लिए मैंने बनाई है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, तो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको पूरी तरीके से दिखाया गया है।
किस तरीके से आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं। इसका कलरफुल डायग्राम जो है इस तरह आपको बता रखा है। इसको ब्लैडर, इसमें यूरेथ्रा, इसको यूरेटर बोला गया है, इसमें रीनल वीन्स, वेना कैवा, ठीक है ना, ऑरेटर, रीनल आर्टरी, किडनी, एवरीथिंग जो है इसमें अच्छे से आपको दिख रहा है। और इसमें आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में इसमें बता रखा है, तो दोनों तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये हैंडमेड है और ये आपको इसमें कलरफुल बताया गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इस वाले डायग्राम के साथ जाए, क्योंकि आपको अपने एग्जाम में हाथ से बनाना है भाई, ऐसा तो बनाना इम्पॉसिबल सा ही हो जाता है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। अब यहाँ से अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, तो विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम डिस्क्राइब द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। बस क्वेश्चन ही ऐसे आ जाएगा और 2-3 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तो कहीं नहीं गए आपके, अगर आपको इनके बारे में पता है। नहीं तो आपसे एमसीक्यूज के स्टडी वगैरह में पूछ लिया ही जाएगा कैसे ना कैसे करके। तो एक्सक्रीशन क्या एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म गेट रिड एक्सेस ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। तो मतलब एक्सक्रीशन मतलब रिमूव करना वेस्ट प्रोडक्ट को या टॉक्सिक को। तो एक्सक्रीशन रिमूव अनवांटेड बाय प्रोडक्ट, ये आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सब्सटेंस रेगुलेट आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी, फ्लूइड रेगुलेट वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी, रेगुलेट पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड, ये इसमें बताया गया। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, नॉट इन अदर थिंग्स। तो एक्सक्रीशन जो है आपके वैसे तो सिलेबस में बहुत सारे हैं, पर ह्यूमन बीइंग का पढ़ के जाना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ द किडनी, पेयर ऑफ द यूरेटर, ये इसमें इसके पार्ट इसमें बता रखे हैं। किडनी कितनी होती है, 2 पेयर इसमें बताई गई है किडनी की, कि 2 किडनी होती है लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, वन किडनी इज लार्जर एंड वन हायर देन द राइट किडनी, ये इसमें बता रखा है। एक बड़ी एक छोटी, इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है। यूरेटेशन प्रोड्यूस इन द किडनी पासिस थ्रू द यूरेट्रस into the urination into the urinary bladder where it is stored until it released through the urethra। तो ये इसमें बताई गई है। internally a kidney is made of the numerous microscopic excretory units called nephron से मिलके बनी होती है, क्योंकि नेफ्रॉन क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था excretory system ही होता है एक तरीके से, मतलब प्यूरिफिकेशन में मदद करते हैं। the function of kidney is filtration of blood to excrete the waste product of the metabolism। तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी। The kidney filtrate about 190 liter of the blood to produce 0.9 से 2 लीटर of the urine daily। इतना यूरिनेशन हम डेली प्रोड्यूस कर देते हैं एक ह्यूमन बीइंग की, अगर हम बात करें। क्लियर हो गई बात। यहाँ से स्टूडेंट जब हम आगे के लिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट डायग्राम में, इसमें आप एक अपनी बुद्धि का डायग्राम जरूर बनाएं। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन बोला गया है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन कैसा कैसा, ये फोर ब्रेन, ये आपने सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम, हिंड ब्रेन, एवरीथिंग इज इन डिटेल हेयर। तो ये हैंडमेड डायग्राम आपके सामने है, इसको कैसे बनाना है आप अच्छे से देख चुके होंगे। तो इसी तरीके से आप इसको बना के प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो द ब्रेन इज मेड अप ऑफ द 3 मेन पार्ट। देखो बड़े ध्यान से पढ़ना, बड़े पॉइंट वाइज आपके लिए लिखे गए हैं सारे के सारे पॉइंट। तो द ब्रेन इज मेड अप ऑफ द 3 मेन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। एक पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में द फोर ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ द सेरिब्रम, थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस। ये 3 फोर ब्रेन क्या क्या कंसिस्ट करता है, याद हो जाएगा। मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द टेक्टम एंड द टेगमेंटम, ठीक है। द हिंड ब्रेन इज मेड अप ऑफ द सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। इसके बारे में भी समझ में आती है। फिर फोर ब्रेन की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट डिस्टिंग्विश ह्यूमन फ्रॉम अदर एनिमल्स, ठीक है। मतलब बुद्धि तो कहते हैं ना जानवरों के पास भी होती है, इंसान के पास भी होती है, मतलब जानवरों से अलग जो काम करती है कि हाँ भाई फोर ब्रेन हमारे पास है, ठीक है। इस ये बताने का काम कर रहे हैं, समझ गए होंगे ना इतनी बात, ठीक है। तो दिस पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग द सेंसरी इंफॉर्मेशन collected by the different sensory organs such as eyes, nose, ears, tongues and the skin। ये वाली बात आपको इसमें बता दी गई है। उसके बाद मिड ब्रेन एक्ट एज द ब्रिज टू ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम द हिंड ब्रेन एंड द फोर ब्रेन, मतलब सिग्नल को ट्रांसफरिंग करेगी। ब्रिज मतलब एक समझते हो ना, ब्रिज का क्या काम करता है, पासेस का काम करता है एक जगह से दूसरी जगह में, मतलब मुसीबतों को अगर भाई बीच में पानी चलता है तो दूसरी तरफ जाते हैं, इसी तरीके से ब्रिज बोला गया है यहाँ पे। द अपर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑप्टिक टेक्टम विच सर्व एज द इंटीग्रेट विजनरी एंड ऑडिटरी डाटा, ठीक है। जो भी हमें बोलना समझ में आता है वो सब इसी की वजह से आता है, अपर पार्ट की, मिड ब्रेन की। तो ऑप्टिक टेक्टम उसको बोला गया है। हिंड ब्रेन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट, मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन एंड सेरिबेलम। फिर द मेन फंक्शन ऑफ दिस ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर टू कंट्रोल द सर्टेन वेस्सेरल फंक्शन इन बॉडी। कहीं ना कहीं सारे फंक्शन को अच्छे से समझते हो, इनको रेगुलेट करती है।
बोलते हैं ना। उसके बाद अगर हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम बात करते हैं तो ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि भाई जो फादर होते हैं उसके पास कौन से होते हैं, एक एक्स और एक वाई गैमेट्स होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं, और मदर के पास क्या होता है, एक्स एक्स होता है। तो जाइगोट फॉर आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, तो ये बात आप समझते हो। उसके बाद ऑफस्प्रिंग की अगर हम बात करते हैं, अगर एक एक्स और एक इसका एक्स, और बोलते हैं ना, देखो मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है बच्चों। अगर एक्स और एक्स दोनों आपस में एक जैसे मतलब एक एक्स कहाँ से आएगा, एक फादर का, और दूसरा किसका आएगा, एक मदर का, ठीक है। तो क्या फॉर्मेशन किसके चांसेस रहते हैं, फीमेल के। और ऐसे ही अगर दोनों के दोनों हमारे पास जो गैमेट्स होंगे, ये एक एक्स आ जाएगा और दूसरा भी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर तो इसमें भी क्या हो जाएंगे, फीमेल्स के, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है फीमेल चाइल्ड की, इस तरीके से आपको बताया गया है। अगर एक एक्स वाई और दूसरा एक्स वाई, तो मेल मेल की प्रोबेबिलिटी बनती है 50-50%। इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बॉडी, तो इसका जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस तरीके से पूछा गया है। तो देयर आर द टू pairs of the sex chromosome, one of the sex chromosome is inherited to the offspring by mother and other is inherited by the father. So the mother females have X chromosomes and the father males have X and Y. तो ये बात समझ में आती है। The chromosome which inherited by mother will be X, तो mother तो हमेशा X के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एंड फादर जो होता है वो X और Y दोनों में से कोई सा भी एक आ सकता है क्रोमोसोम। तो इफ द फादर इनहर्ट वाई, अगर फादर वाई करता है, सपोज करो इनहर्ट करता है क्रोमोसोम, देन द ऑफस्प्रिंग विल बी मेल हो जाएगा, क्योंकि एक एक्स हो जाएगा तो दूसरा वाई हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी किसकी रहेगी, मेल की रहेगी। ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से अगर बच्चों इसमें मैं आपको एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो डायग्राम मैंने आपको बनाया है, ये आप इसमें अच्छे से इसको बनाना सीख लीजिएगा अच्छे से, और इसके बारे में थोड़ा जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हालांकि मैंने इसका आंसर नहीं लगाया। क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद द सुटेबल एग्जांपल। तो इसके एग्जांपल और इसके बारे में, इसका डायग्राम, एवरीथिंग जो है आपको अच्छे से रेडी कर लेना है। और जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है इस वाली वीडियो में, आपको अच्छे से रिवाइज कर लेनी है। इनको छोटे छोटे पॉइंट बना के अपनी कॉपी में बनाइए, और इन डायग्राम की एक अलग से छोटा सा नोटबुक बना के रेडी कर लीजिए। उस वाली कॉपी में सिर्फ आप अपने डायग्राम को प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जो हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी समय पर मिलते रहें। होपफुली वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।